हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बंधन मल्टी कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जरूर लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बंधन मल्टी कैप फंड, इससे अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 2 दिसंबर 2021 है। मतलब ये कुछ ज्यादा पुराना फंड नहीं है, अभी अभी नया लॉन्च हो रखा है। और इसको अगर आप देखें तो 2.9 इयर्स ही हो चुके हैं लॉन्च होते होते। जैसे अगर कैटेगरी रिटर्न देखें 2.9 इयर्स में तो 19.37% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें 2.9 इयर्स में तो 19.88% तक का रिटर्न है। मतलब हाँ, भले बड़े मार्जिन से इसने बीट नहीं करा हो अपने कैटेगरी को, लेकिन बहुत ही छोटे मार्जिन से बीट कर रखा है। 0.5% आप कंसिडर कर सकते हैं। इसने अपने मार्जिन अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है और रिटर्न दे रखा है। आप इसको मान सकते हैं बराबर ही रिटर्न है लगभग अपने कैटेगरी से। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न चाहे कितना भी हो, मैं वहां पे एक पॉजिटिव फीडबैक देता हूँ कि एक म्यूचुअल फंड को अच्छा खासा तभी मान पाते हैं क्योंकि अगर वो अपने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न देता है, तब जाके आप उसको बोलते हैं कि हाँ अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है तो पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन हाँ, आप पूरा देखिए, यहाँ पे अभी हम रिस्क एनालिसिस करेंगे कितना इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में रिस्क है। हाँ, आप सोच रहे हो कि यार ये म्यूचुअल फंड इतना पुराना नहीं है, आप कैसे जज करेंगे इसको। लेकिन हाँ, हम उतना थोड़ा बहुत जो इसका मार्केट कैपिटल है, इसका सेक्टर एलोकेशन है, उससे थोड़ा बहुत एनालिसिस कर पाएंगे कि फ्यूचर में कैसा रिटर्न दे सकता है आगे जाके। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने डिसीजन ले लिया कि आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप कंटिन्यूअसली एक साल तक, मतलब सिर्फ एक ही साल तक कर रहे हैं और हर महीने आप 1000 रुपए कर रहे हैं। तो कुछ एक साल में जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो आपका 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन जा रहा है 14,290 रुपीज में। और मतलब आपका पैसा जो आप देख पा रहे हैं कि मतलब एक साल के जो आपने एसआईपी किया, आपका सिर्फ पैसा 2,290 रुपए बढ़ा है। और मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो गोल्ड में जो आपका अमाउंट डिपॉजिट था वो 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 13,509 रुपीज। मतलब का जो पैसा है सिर्फ 1,509 रुपए बड़े बड़े होते। मतलब ये गोल्ड से थोड़ा बेटर रिटर्न देता है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। और आप एफडी में इन्वेस्टमेंट किया था तो अमाउंट जो डिपॉजिट था 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया था 12,462 रुपीज में। तो देखो सिर्फ 462 रुपए ही बढ़े हैं। तो आप यहाँ पे देखा जाए तो देखिए इन्वेस्टमेंट की ताकत आपको दिख रही होगी कि मतलब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो एफडी से कितना बेटर रिटर्न मिल रहा है। तभी लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। लेकिन हाँ, एफडी को एज एन इमरजेंसी कैश रखना भी जरूरी होता है। ये नहीं कि आप सोचे कि सारा ही पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा दे, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉलिडिटी फेस करनी पड़ती है। तो वो जो वॉलिडिटी कितनी फेस करनी पड़ेगी वो अभी म्यूचुअल फंड में अभी हम यहाँ आपको बताने वाला। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करते हो, यहाँ पे एवरेज आप इसको मान सकते हो कि देखिए इसने भले ही कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दिया हो, लेकिन आप इसको मान भी नहीं सकते क्योंकि देखिए लगभग आसपास ही रिटर्न है 19.37 और 19.88। तो आप बराबर ही मान लीजिए इसका रिटर्न। तभी मैंने यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी कंपेयर करें तो एवरेज ही मान सकते हैं, या फिर अबव एवरेज या बिलो एवरेज आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते। रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करते हो, यहाँ पे रिस्क भी एवरेज लेके चले हैं। लेकिन हाँ, एक चीज बता दूं, यहाँ पे मैं इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसका जो बीटा है, इसका जो रिटर्न वर्सेस रिस्क रेशियो है, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है 3 साल से कम है। अगर 3 साल मिनिमम इसको हो गए होते तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत एनालिसिस कर पाते डिटेल में। मिनिमम 3 साल एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को होना जरूरी होता है, तभी आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर पाते। लेकिन हाँ, हमारे पास यहाँ पे मार्केट कैपिटल और सेक्टर एलोकेशन के बारे में डिटेल है। तो यहाँ पे उसके बेसिस पे हम इस पे जज भी कर सकते हैं कि मतलब हाँ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड फ्यूचर में कैसा कैसा पोटेंशियल और कितना कितना रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में डिसीजन ले लिया और आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप मिनिमम ऐसा भी 100 रुपए से कर सकते हैं। 100 रुपए देखिए पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो 100 रुपए मिनिमम आप डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे 1,000 रुपए ही है। तो आप देख पा रहे कितना कम ही अमाउंट में आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। लॉक इन पीरियड की बात कर रहे थे, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं। और एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है उससे आपको पता चलता है कि एम साइज कितना है। तो यहाँ पे अगर कम हो तो इसमें पता चलता है कि यार पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं, तभी इसका एम साइज थोड़ा कम है। तो यहाँ पे कम लोग इन्वेस्टेड है। तो ये जो चीज है थोड़ा बहुत एक रेड सिग्नल होता है। लेकिन मान लीजिए एम साइज ज्यादा भी होता है तो फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आपने एम साइज कम हो, थोड़ा बहुत टेंशन वाली बात है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो ज्यादा आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि वो मेंटेनेंस हो जाता है। अगर फंड मैनेजर को थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो वो थोड़ा बहुत अच्छा खासा मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन कम हो तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी है, तभी लोग ज्यादातर भरोसा नहीं कर रहे और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अगर एम साइज की बात करें तो 2,424 करोड़ रुपीज तक है।
अगर आप देखा जाए ये जो फंड है लगभग 3 साल का है और इसके बेसिस पे मैं आपको बताऊँ एम साइज़ एकदम परफेक्ट है और बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे इसको एम साइज़ के मामले में एक पॉजिटिव फीडबैक दूँगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे दिमाग लगाने वाले आपके फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर अपना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स के और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको रिटर्न दिलवाते हैं। तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ पेमेंट करना पड़ता है मतलब एज एन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे अगर एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे उसको अच्छा खासा माना जाता है। अगर 1% से ज्यादा हो तो उसको अच्छा खासा नहीं माना जाता क्योंकि लॉन्ग टर्म में 1% मतलब लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। तो आप जब पैसा रिडीम करेंगे लॉन्ग टर्म में तो आप ये नहीं मैं नहीं चाहता कि आप लाखों करोड़ों एज ए मैनेजमेंट फीस पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे 1% से नीचे हो अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो अपना क्राइटेरिया सेट करेगा 0.7% से नीचे हो उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर आप देखें 0.55% है तो इसको एक अच्छा खासा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा इस बेसिस पे। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई 1 साल से पहले अगर आप मान लीजिए आपने एग्जिट मान लिया प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर मान लीजिए 1 साल पहले आपने एग्जिट मारे तो कोई 1% तक एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो कोई एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में 26.65% तक का एलोकेशन है। स्मॉल कैप में 25.46% तक का एलोकेशन है। लार्ज कैप में 44.09% तक एलोकेशन है और डेप्ट एंड अदर्स में 3.8% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखिए इन्होंने प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो रिस्क यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत बना रहेगा। आप देख पा रहे कि मतलब देखिए आपको एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ और मैं वो यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि मार्केट कैपिटल में जो इन्होंने आप देख पा रहे हैं कि मिनिमम आपको 25% सब में दिखेंगे। तो जो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपका ये मल्टी कैप फंड है तो आपको 25% तक का जो मिनिमम है ना लार्ज कैप में एलोकेट करना पड़ेगा। 25% आपका स्मॉल कैप में करना पड़ेगा और 25% आपको मिड कैप में करना पड़ेगा। तो ये मिनिमम आपका जरूरी है मतलब 75% तो फिक्स है और बाकी के जो बचे 25% आप उसमें किसी में भी कर सकते हैं। मतलब लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर के रिस्क के हिसाब से। तो यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्होंने मिनिमम जो इतना इन्वेस्टमेंट करना होता है वो किया है। उसके बाद जो बाकी के बचे जो मतलब 50% है उसमें कम रिस्क लेने की कोशिश करी है। तो वहां पे क्या करा है कि 44.09% तक का लार्ज कैप में एलोकेशन कर रखा है। डेप्ट एंड अदर्स में 3.8% तक का एलोकेशन कर रखा है। तो देख पा रहे कि यहाँ पे रिस्क थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश करी गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक रिस्की फंड रहेगा क्योंकि 50% तक का तो आपका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप और मिड कैप में हो रखा है जो कि एक रिस्की सेक्टर है। आप मान सकते रिस्की मतलब कैटेगरी है। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल के मामले में अगर आप देखें तो मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा क्योंकि अपने रिस्क को इन्होंने मिनिमाइज करने की कोशिश करी है और रिटर्न भी कैटेगरी से थोड़ा बहुत बीटिंग रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखा जाए तो मुझे यहाँ पे थोड़ा ब्राइट लग रहा है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। सेक्टरल एलोकेशन की बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में 24.24% तक एलोकेशन है। कंज्यूमर सेक्टर में 12.08% तक एलोकेशन है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.46% तक एलोकेशन है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.19% तक एलोकेशन है। बेसिक मटेरियल्स में 10.41% तक एलोकेशन है। हेल्थ केयर में 8.94% तक एलोकेशन है। कंज्यूमर डिफेंसिव में 8.15% तक एलोकेशन है। एनर्जी सेक्टर में 5.56% तक एलोकेशन है। रियल एस्टेट में 3.29% तक एलोकेशन है। उसके बाद आपके कम्युनिकेशन सर्विसेज में 2.35% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखिए जाए ना ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना फाइनेंशियल सर्विसेज कंज्यूमर साइकिल इंडस्ट्रियल्स टेक्नोलॉजी और बेसिक मेटल्स अगर ये जो 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं आपको पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे देखा जाए सेक्टर एलोकेशन के मामले में प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा सेक्टर एलोकेशन एलोकेशन के मामले में। फंड मैनेजर की बात करते हैं यहाँ पे 4 फंड मैनेजर है। एक है डायलिन पिंटो इनका एक्सपीरियंस है 8.06 इयर्स का। सेकंड जो आपका हर्षल जोशी इनका एक्सपीरियंस है 9.16 इयर्स का। थर्ड जो है आपका रितिका बेहरा इनका एक्सपीरियंस है 1.09 इयर्स का। और जो थर्ड फोर्थ में आपका गौरव सत्रा इनका एक्सपीरियंस है 0.43 इयर्स का। देखिए एक्सपीरियंस के मामले में देखिए मैं आपको बताऊं फंड मैनेजर का एक एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है क्योंकि देखिए आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आप उनके बारे में हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं उन्होंने पास्ट में कैसा रिटर्न दिलवा रखा है और जो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो उसमें क्या है कि फ्यूचर में आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे हाँ इस ये पर्टिकुलर जो फंड मैनेजर है इनकी स्ट्रैटेजी मुझे पता है और ये इसको फॉलो करते हैं और पास्ट में इन्होंने इतना रिटर्न दिलवा रखा है। तो फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न देने के इनके चांसेस है क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी काम आ रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फंड मैनेजर के मामले में एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पे 2 फंड मैनेजर जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है
एक 9 साल के है, एक मिनिमम 8 साल के है। तो देख पा रहे हैं कि उनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, उनकी पास्ट हिस्ट्री जान सकते हैं, उनके बारे में आप ट्रैक कर सकते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा फंड मैनेजर के मामले में। रेटिंग की बात करते हैं, इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिला है, क्योंकि अभी प्रेजेंट के मामले में मैं बताऊं एकदम बढ़िया फंड है, क्योंकि आपको देखिए कैटेगरी बिडिंग रिटर्न दे रखा है और रिस्क भी थोड़ा बहुत कम ले रखा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल के मामले में देखा जाए तो इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करके, जो कि 25% एलोकेशन स्मॉल कैप और मिड कैप में लेना मतलब रखना जरूरी है। बाकी के जो 25% आप लार्ज कैप में ले सकते हो, उसके बाद बाकी के जो बचे आप किसी में भी ले सकते हो। तो इन्होंने सारा का सारा लार्ज कैप में ले रखा है। आप देख रहे हैं 44% तक का लार्ज कैप में है और बाकी जो बचा है वो डेप्थ में। डेप्थ तो और भी कम रिस्की हो जाता है। तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे इन्होंने कम रिस्क लेने की कोशिश करी और रिटर्न भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। तो मैं लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का डेफिनेटली एक ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन हाँ, ये टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे। आप फंड मैनेजर का थोड़ा रिसर्च करिएगा और उनके बेसिस पे ही आप थोड़ा बहुत डिसीजन लीजिएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए अभी के दौरान 3 साल के हिसाब से मैं बताऊं एकदम बढ़िया फंड है मल्टी कैप कैटेगरी का। तो हाँ, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तभी तभी आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्योंकि हाँ, आप ये मत सोचिए कि इसमें रिस्क कम है, क्योंकि यहाँ पे 50% तक का मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन है। तो डेफिनेटली एक रिस्की फंड है। तो यहाँ पे आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, यानी कि मैंने बोल दिया और आप भाग के जाके आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर आपके पास अगर रिस्क एपिटाइट इतना है, आप 7 से 10 साल तक वेट कर सकते हैं और एसआईपी कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और मैं आपको बताऊं रिटर्न के मामले में रेंज अगर बताऊं तो इसका 16% से 22% के बीच में ही रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, जो मल्टी कैप कैटेगरी के फंड होते हैं। तो ये ओवरऑल इसका फंडामेंटल एनालिसिस था। और आप इसमें मेरे को कमेंट में बताइए कि आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।